चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। कल आपको मैंने बताया था स्रोत में, तो सबसे पहला टॉपिक आपको बताया था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ठीक। तो स्रोत को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था। पहला था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत, तीसरा था विदेशी वृत्तांत। ठीक है, कौन कौन ऑनलाइन है एक बार? कीर्ति, लक्ष्य, आप लोग ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पुरातात्विक स्रोत में बहुत से ऐसे स्रोत आते हैं जो केवल किसमें ठोस पदार्थों पे लिखे जाते हैं। ठीक है, वे स्रोत जो केवल और केवल ठोस ठोस स्थल ठोस स्थल पे ठोस स्थल में लिखे जाते हैं, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है किसी पन्ने में, पांडुलिपि में नहीं लिखे जाते। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत जो है वो इतिहास लेखन में सबसे सहायक है। इतिहास लेखन में सबसे सहायक है। क्यों सहायक माने जाते हैं इतिहास लेखन में? ये इसलिए सहायक माने जाते हैं क्योंकि जो साहित्यिक स्रोत हैं, जिनको आप साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, साहित्यिक स्रोत, ठीक, इसमें जो है आपके हेर फेर की संभावना होती है। इसमें हेर फेर की संभावना देखने को मिलती है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत में हेर फेर की संभावना नहीं होती। पुरातात्विक स्रोत को नष्ट करना बहुत ही कठिन माना जाता है। कठिन माना जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि पुरातात्विक स्रोत को आप आसानी से नष्ट नहीं कर सकते। जिस तरह आप साहित्यिक स्रोत को नष्ट कर सकते हैं, उस तरह पुरातात्विक स्रोत को आप नष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए पुरातात्विक स्रोत में कहा यह जाता है कि हेर फेर की संभावना कम होती है। पुरातात्विक स्रोत में हेर फेर की संभावना कम होती है। हेर फेर की संभावना कम होती है। हेर फेर की संभावना नहीं होती अगर किसी भी तथ्य में, तो होता क्या है, हमको इतिहास की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है। जो इतिहास है, इतिहास की वास्तविक जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसीलिए पुरातात्विक स्रोत जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत में हेर फेर की संभावना बिल्कुल नहीं होती। पुरातात्विक स्रोत को आप पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो पुरातात्विक स्रोत है, उन पुरातात्विक स्रोतों में कई स्रोत आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ठोस स्थल पर लिखे जाते हैं, यानी पत्थर या दीवारों पर लिखे जाते हैं खोद कर। और दूसरा, ये जो है वास्तविक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें जो है हेर फेर की संभावना बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत को नष्ट करना बहुत ही कठिन काम है। इसीलिए इसमें हेर फेर की संभावना ना होने की वजह से क्या है, इतिहास की वास्तविक जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो यह है आपका पुरातात्विक स्रोत। इस पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, तो कल मैंने आपको बताया था, पुरातात्विक स्रोत के एक नहीं कई भाग माने जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत के कई भाग माने जाते हैं। पहला जो है, उसमें सबसे पहले उसमें माना जाता है वो है, क्या क्या आएगा उसमें? अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख। अभिलेख के बाद आते हैं आपके सिक्के। ठीक है, फिर आती है चित्रकला, फिर आती है आपकी मूर्तिकला, फिर आता है आपका अवशेष। ठीक है, तो ये जो है, ये सब
प्रकार हैं, किसके प्रकार माने जाते हैं? ये पुरातात्विक स्रोत के प्रकार माने जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कौन है आपके? खुमन साहू, आप यूपीएससी बैच में है ना? यूपीएससी बैच के स्टूडेंट है ना आप? है ना? ठीक है, यूपीएससी के डेमो ले रहे हैं कि और किसी कोर्स में आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? एक बार कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आप नीचे आएंगे, किसमें आएंगे? हम आएंगे अभिलेख। ठीक, तो पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहले अभिलेख किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। अभिलेख, अभिलेख मतलब वे लेख जिनको, अभिलेख को अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, जो किसी पत्थर या कठोर धातु, जो कठोर धातु होता है उस पे जो लिखे जाते हैं, पत्थर या कठोर धातु पे लिखा जाता है। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के अभिलेख देखने को मिलते हैं। सबसे पहले वे अभिलेख जो लकड़ी पर लिखे जाते थे उनको काष्ठ अभिलेख कहा जाता था। काष्ठ अभिलेख जो है वो लकड़ी पर लिखे जाते थे, पहला। ठीक है, लकड़ी वगैरह में लिखे जाने वाले अभिलेख को काष्ठ अभिलेख कहा जाता था। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद काष्ठ अभिलेख के बाद आपके आते हैं गुहालेख। गुहालेख यानी जो गुफा की दीवारों पर लिखे जाते हैं उसे गुहालेख कहते हैं। गुफा की दीवारों पर जो लेख उत्कीर्ण होते हैं उसे क्या कहते हैं? गुफा लेख कहते हैं। उसी प्रकार जो खंभे में लिखे होते हैं या उसको कहते हैं स्तंभ लेख। तो इस तरह से क्या है, ये सारे के सारे अभिलेख के प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, इन सभी को अभिलेख के श्रेणी में लिखा जाता है। तो ये जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख सबसे प्राचीन स्रोत हैं। तो सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन अभिलेख हम जब बात करते हैं तो उसमें पहला अभिलेख हमको सबसे पहले प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है हमें बोगोजकोई, मध्य एशिया में। बोगोजकोई अभिलेख। बोगोजकोई अभिलेख जो है आपका, ये मध्य एशिया में प्राप्त हुआ। जो मध्य एशिया है वहां पर बोगोजकोई नामक जगह है, वहां पर हमें जो अभिलेख मिला है हमें इन वरुण, अग्नि संबंधित जितने भी वैदिक देवता है ना, जितने भी आपके वैदिक देवता है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो है सबसे पुराने अभिलेख माने जाते हैं। कौन से अभिलेख पुराने माने जाते हैं? जो बोगोजकोई अभिलेख है वह अभिलेख आपका सबसे पुराना अभिलेख माना जाता है। बोगोजकोई अभिलेख जो है एशिया में थे। कहाँ थे? एशिया, मध्य एशिया में ये बोगोजकोई अभिलेख पाया गया। बोगोजकोई अभिलेख में आपकी इंद्र, वरुण और अग्नि जैसे देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं अभिलेख लेखन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसके समय हुआ? तो हम देखते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक ऐसा व्यक्ति था, सम्राट अशोक मौर्यकालीन सम्राट, जिसने क्या किया? अभिलेखों के माध्यम से, जो अभिलेख है, अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधित करना प्रारंभ किया, जनता को संबोधन प्रारंभ किया। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि अशोक का सम्राट जो था वो लगभग पूरे भारत से लेकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत में फैला हुआ था। तो
अशोक के साम्राज्य की जानकारी जो है हमको अलग अलग विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। तो उसमें सम्राट अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने क्या किया था, अभिलेख का प्रयोग किया। किसके लिए किया अभिलेख का प्रयोग? उसने जनता को संबोधित करने के लिए किया था। यानी अशोक ऐसा पहला शासक था जो जनता को संबोधन करता था अपने अभिलेखों के माध्यम से। अशोक ने कई प्रकार के जो है अभिलेख हैं अलग अलग भाषा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि अलग अलग अभिलेख से हमें अलग अलग लोगों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो अशोक के अभिलेख थे वो कई भाषा में लिखे गए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों को कई भाषाओं में लिखा, मतलब उसके अभिलेख की कोई एक भाषा नहीं थी। अशोक के अभिलेख जो है उसकी भाषा की जब हम बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख जो है ज़्यादातर जो सबसे बड़ी लिपि में मिले वो मिले आपके ब्राह्मणी लिपि में। ब्राह्मणी लिपि में सबसे ज़्यादा अभिलेख आपके मिलते हैं। ब्राह्मणी लिपि में सबसे ज़्यादा अभिलेख आपके देखने को मिलते हैं, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा जो है आपका खरोष्ठी लिपि में देखने को मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि क्या होती है? वो जो है दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट, दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसको आप खरोष्ठी लिपि कहते हैं। जैसे उर्दू है, तो यहाँ पर भी उर्दू में भी आपको अशोक के कई अभिलेखों की प्राप्ति आपको देखने को मिलती है। तीसरे है अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि जो है उसमें भी अशोक के काफ़ी सारे अभिलेख देखने को मिलते हैं। ठीक है, अरमाइक लिपि के अंतर्गत हमें ऐसे अभिलेख देखने को मिलते हैं जो मध्य एशिया, अशोक का शासन जो है मध्य एशिया तक सीमित था, मध्य एशिया तक था उसका शासन। मध्य एशिया में जो यूनान और मिडिल ईस्ट यानी मध्य एशिया के मध्य मिले, यूनान या मध्य एशिया के बीच में जो अभिलेख मिले, तो मध्य एशिया और यूनान के बीच में जो अभिलेख मिले उसमें अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह क्या है, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो अशोक के अभिलेख काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? पत्थर या कठोर धातु पे लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी इसको किसी को आपको खोद कर लिखना पड़ता है, उसी क्या कहते हैं आप? अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अभिलेख जो है उसके साथ आप किसी प्रकार का हेर फेर नहीं कर सकते। अभिलेख से किसी प्रकार का हेर फेर आप नहीं कर सकते, क्योंकि किस पे लिखा जाता है? ये पत्थर के कठोर धातु पर लिखा जाता है। ठीक है, सबसे पुराना अभिलेख की जब हम बात करते हैं तो बोगोचकोई अभिलेख है। बोगोचकोई अभिलेख कहाँ मिला हमें? तो बोगोचकोई अभिलेख हमें मिलता है मध्य एशिया में। मध्य एशिया में बोगोचकोई अभिलेख मिलता है। इस मध्य एशिया में जो बोगोचकोई अभिलेख मिला, इससे हमें इंद्र, वरुण और अग्नि जैसे आपके जो देवता है उनका नाम इसमें लिखा होता है। लेकिन सबसे पहले अभिलेख का प्रयोग शुरू किसने किया? अशोक ने शुरू किया। अशोक ने क्या किया? अशोक ने अभिलेख के माध्यम से जनता को संबोधन प्रारंभ किया। ठीक है, अशोक के अभिलेख कितने भाषा में पाए गए? तो अब अशोक के अभिलेख हम देखते हैं कुल मिला के 3 लिपि में पाए गए। कौन कौन सी लिपि हैं अशोक के अभिलेख की? तो अशोक के अभिलेख की टोटल 3 लिपियां आपको देखने को मिलती हैं। पहली लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि में सबसे अधिक अभिलेख देखने को मिलते हैं। दूसरी लिपि क्या है? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। तीसरी लिपि है क्या आपकी? अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि जो है कहाँ? मध्य एशिया या यूनान बॉर्डर में लिखी जाती है। इस तरह अभिलेख जो है वो पहले स्रोत है किसके? पुरातात्विक स्रोतों के पहले भाग माने जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अभिलेख जो है प्राचीन भारत के जानकारी के सबसे पुख्ता स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, अभिलेख के बाद हम देखते हैं कि दूसरा स्रोत जो हम देखेंगे ठीक है, तो ये है आपका अभिलेख। ठीक है, अभिलेख के बाद जब दूसरा स्रोत जो आता है वो आपको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाइंस, जिसका नाम है सिक्के। इसे क्या कहते हैं? सिक्के या क्वाइंस कहते हैं। सिक्के जो हैं प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि
हमें जब अभिलेखों की प्राप्ति नहीं होती, जब हमें अभिलेखों की प्राप्ति नहीं होती, तो अभिलेखों की जगह जहां अभिलेख प्राप्त नहीं होते, वहां हमें सिक्कों के माध्यम से सिक्कों के माध्यम से सिक्कों के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, सिक्कों के माध्यम से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि सिक्के से आपको क्या क्या पता चलता है। तो सिक्के से आप एक नहीं, सिक्के से आप तत्कालीन समय की अलग अलग परिस्थिति के बारे में जान सकते हैं। राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति और धर्म के बारे में जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं आर्थिक के बारे में? यदि कोई सिक्का है, सिक्का में जो अगर राजा का नाम है और कोई तिथि है या डेट लिखा गया है, अगर उसमें कोई तिथि अगर लिखी गई है, नाम और तिथि, तो आप उस राज्य का समय काल, ठीक है, और राजा का जो है नाम या वंश का पता लगा सकते हैं पूरी तरह से। दूसरी बड़ी बात आप देखते हैं कि यदि उस सिक्के में किसी भी प्रकार की सोने या चांदी की मात्रा ज़्यादा हो, सोना या चांदी की मात्रा हो, तो जितना अधिक हो उससे आप आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर जितनी अधिक सोने चांदी होगी, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी होगी। सिक्के में लिखे हुए अलग अलग चिन्ह और देवी देवताओं के नाम क्या है, उस समय के हमारे विश्वास, जो धार्मिक विश्वास उसे बताता है। यानी तत्कालीन समय में उसका धार्मिक विश्वास क्या है, ये हमको देखने को मिलता है। तो ये आपका है क्या चीज, इसे हम कहते हैं सिक्के। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं वर्तमान स्रोत की जब हम बात करते हैं, तो वर्तमान स्रोत में आपको अलग अलग तरह के स्रोत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्रोत जो है आपका, वो आपको देखने को मिलता है अभिलेख। ठीक है, सबसे शुरू से बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक स्रोत ठोस स्थल पे लिखे जाते हैं, इतिहास लिखन में काफ़ी सहायक होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तरह इसमें हेर फेर की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। पुरातात्विक स्रोत को नष्ट करना कठिन माना जाता है। क्यों कठिन माना जाता है? क्योंकि इसे आपको पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतिहास की वास्तविक जानकारी आपको इससे प्राप्त होती है। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रकार आप देखेंगे अभिलेख, दूसरा क्या देखेंगे, सिक्के, तीसरा चित्रकला, चौथा मूर्तिकला, पांचवा अवशेष। तो अभिलेख की जब हम बात करते हैं, तो अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख जो है किस पे लिखे जाते हैं? पत्थर या कठोर धातु पे लिखे जाते हैं, उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कितने कितने हैं? काष्ठ अभिलेख, गुहा अभिलेख, स्तंभ लेख। ठीक है, ये 3 प्रकार के अभिलेख देखने को मिलते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं? बोगोचकोई अभिलेख है। बोगोचकोई अभिलेख कहाँ मिले हैं? मध्य एशिया में मिले हैं। इसमें क्या है? वैदिक देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक देवताओं में इंद्र, वरुण और अग्नि का नाम जो है सबसे पहले हमें यही देखने को मिलता है। इंद्र, वरुण और अग्नि जो है, उनका नाम हमको सबसे पहले यही देखने को मिलता है। ठीक है, उसके पश्चात आप देखेंगे पहला व्यक्ति जिसने जनता को संबोधित करना प्रारंभ किया, वो कौन था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने क्या किया? कन्वर्सेशन के लिए, यानी बातचीत करने के लिए जनता को संबोधित किया। ठीक है, और उसने अलग अलग जगह अपने स्तंभ लेख लगाए, अलग अलग जगह उसने अपने संदेश भेजे। अशोक का साम्राज्य काफी बड़ा था, जैसा कि आपको पता है। तो अशोक के साम्राज्य के समय एक क्या हुआ करता था, अगर उसे किसी भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में किसी भी प्रकार का संदेश अगर भेजना है, किसी भी प्रकार का मैसेज अगर उसे भेजना है, तो वो क्या करता था? स्तंभ लेख के माध्यम से उसे वहां पर से भेजा करता था वो। तो इसी तरह आप देखते हैं कि स्तंभ लेख काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अशोक के अभिलेख की जब हम बात करते हैं, तो अशोक के अभिलेख जो है 3 लिपि में लिखे गए। ठीक है, देखो पहला क्या है? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि में सबसे ज़्यादा अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं।
ब्राह्मणी लिपि जो है वो हमारे नेचुरल लिपि है, समझ में आ रहा है। दूसरी जो है लिपि उसको हम बोलते हैं क्या, खरोष्टी लिपि बोलते हैं, ठीक है। वैशाली दुबे, ठीक है, राजनंदिनी लहरे। कमेंट कीजिए आप लोग कौन से यूपीएससी बैच के लिए डेमो लेने आए हैं, दोनों बताइए आप लोग कमेंट करके, कमेंट करके बताइए एक बार। राजनंदिनी जी बताइए। टीचर रिक्रूटमेंट, ठीक, ये यूपीएससी की डेमोन्स्ट्रेशन क्लास चल रही है ना। तो इस तरह क्या है, अशोक के अभिलेख जो है वो इस तरह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्राह्मणी लिपि में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ब्राह्मणी लिपि के बाद दूसरे जो है खरोष्टी लिपि में देखने को मिलते हैं, और तीसरा जो है अरामाइक लिपि में देखने को मिलता है। तो इस तरह क्या है, अशोक के अभिलेख को हम 3 भाग में बांटते हैं, ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि और तीसरा जो है अरामाइक लिपि, ठीक है। अशोक के अभिलेख के बाद हम बात करते हैं किसकी, सिक्के की, ठीक है। सिक्के जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सिक्के के माध्यम से हमको क्या है, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जिस सिक्के में जो भी तिथि उत्कीर्ण होती है उस तिथि से हम उसका राज्यकाल पता लगा सकते हैं। जो भी शासक जिस समय शासन करता था उसका राज्यकाल हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। सागर जी, आप यूपीएससी वाले हो, कौन से कोर्स के लिए आप आए हैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए? ठीक है, तो ये जो है सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक बार कमेंट करके बताइए भाई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है उसमें, राजनीतिक स्रोत की प्राप्ति होती है, फिर आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है, फिर धर्म के बारे में पता चलता है। इस तरह हम देखते हैं कि जो भी स्रोत है वो हमको प्राचीन भारत की जानकारी का महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके अभिलेख के बाद तीसरा जो आपका आता है उसे हम कहते हैं चित्रकला। तीसरा क्या है आपका, चित्रकला। तो चित्रकला जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। चित्रकला जो है, चित्रकला के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से जो आपका समाज है तत्कालीन, करेंटली सोसाइटी, तत्कालीन समाज का सजीव चित्रण प्राप्त होता है। यानी आप किसी भी प्रकार की चित्रकला को देख के उसके समाज के बारे में जान सकते हैं कि वो समाज किस प्रकार का था या उस समाज में किस प्रकार के लोग थे, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। ये डॉली जी, काजल वर्मा और हरप्रसाद, आप लोग कौन से बैच के हैं? आप लोग यूपीएससी के लिए आए हैं यहाँ पर कि किस बैच के लिए आए हैं, बताइए कमेंट करके। हरप्रसाद जी, डॉली गोस्वामी, काजल वर्मा, कमेंट कीजिए। ये यूपीएससी की डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, आप लोग किस बैच के लिए जुड़े हुए हैं? काजल जी, हरप्रसाद, कमेंट करिए जल्दी भाई, ठीक है। असिस्टेंट टीचर, ठीक। तो ये जो है आपका चित्रकला जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। अब देखिए चित्रकला से आपको क्या क्या पता चलता है, तो ये चित्रकला से हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। पहला चीज जो चित्रकला से हमें पता चलता है वो पता चलता है धर्म और विश्वास के बारे में, ठीक है। दूसरा आपको समाज का चित्रण देखने को मिलता है, उससे जो समाज है उसका चित्रण देखने को मिलता है, सजीव चित्रण देखने को मिलेगा समाज का आपका, ठीक है। तीसरा जो है हमें चित्रकला से सांस्कृतिक जानकारी होती है, सांस्कृतिक जानकारी, ठीक। तो ये है आपका चित्रकला जो है उसके महत्वपूर्ण फायदे, ठीक है। यानी धर्म और विश्वास के बारे में पता चलता है आपको चित्रकला से कि धर्म और विश्वास क्या है, ठीक है।
जैसे अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा में जिस प्रकार की चित्रकारी की गई है उससे हम वहाँ के धर्म और विश्वास के बारे में पता कर सकते हैं। समाज का चित्रण जो है हम कर सकते हैं, और चित्रकला की जान से हम क्या है, संस्कृति की जानकारी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो है आपके पुरातात्विक स्रोत ये महत्वपूर्ण आपके माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने चित्रकला, अभिलेख, सिक्के, चित्रकला के बारे में पढ़ा। मूर्तिकला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मूर्तिकला से हमें तत्कालीन धर्म के बारे में पता चलता है, धर्म व विश्वास। इससे हमें किसी भी धर्म और विश्वास के बारे में पता चलता है, ठीक है। अवशेष, अवशेष यानी जो भी चीजें हमें दफन हुई मिली है, या जिसे हमें खोद कर निकाला गया है, खोद कर जिसने हमें जिसे मान लीजिए खोद कर किसी चीज को हमने निकाला है, तो जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज को अगर खोद कर निकाला है, तो उससे हमें जो भी रिमेन्स है उससे हमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। अरे भैया आप गलत बैच में आई हो, हरप्रसाद जी, सिलेबस के हिसाब से ही क्लास चल रहा है। ये आपका शिक्षक भर्ती क्लास नहीं है, ये यूपीएससी का क्लास है, यूपीएससी का, यूपीएससी की डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है भैया, यूपीएससी का चल रहा है ये। जो किसका है? ये यूपीएससी की क्लास है। यूपीएससी मतलब जो आपका सेंट्रल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी क्लास है ये शिक्षक भर्ती की नहीं है। शिक्षक भर्ती की क्लास जो है वो एक बार आप ऑफिस में कॉल कर लीजिएगा उसके लिए, है ना। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो ये विभिन्न प्रकार के आपके जो मूर्तिकला है उससे हमको धर्म और विश्वास के बारे में पता चलता है, ठीक है। एक बार आप बात कर लीजिए ऑफिस में, है ना, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं अवशेष। अवशेष मतलब क्या होता है? रिमेन्स। अवशेष उसे कहते हैं जो खोद कर निकाला जाता है, उसे हम अवशेष कहते हैं। जैसे हमने हड़प्पा की खोज की, जब हमने हड़प्पा की खोज की तो हड़प्पा से हमने बहुत सारे अवशेष देखने को मिले। हमें नगर योजना प्रणाली देखने को मिली, हमें वहाँ पर नर कंकाल देखने को मिले, हमें विशाल स्नानागार देखने को मिले, द ग्रेट बाथ। तो इससे हमने क्या अंदाजा लगाया कि हड़प्पा एक बहुत ही महत्वपूर्ण या विकसित सभ्यता हुआ कर रही होगी। तो इस तरह क्या है, जो अवशेष हैं उनसे भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक करते हैं हम। आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बताया पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत ठोस जगह में लिखे जाते हैं, ठीक है। इतिहास लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार का हेरफेर नहीं किया जा सकता। पहला जो है अभिलेख है। अभिलेख किसमें लिखे जाते हैं? पत्थर के धातु में लिखे जाते हैं। अभिलेख में सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? बोगोज ये अभिलेख है। किससे संबंधित है? इंद्र वरुण अग्नि से संबंधित है, ये वैदिक देवताओं से। अभिलेख को सबसे महत्वपूर्ण किसने बनाया? सम्राट अशोक ने बनाया, जनता को संबोधित करने के लिए। सिक्के हमें जहां अभिलेख नहीं प्राप्त हुए वहां सिक्कों के आधार पर हमें इतिहास लेखन की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों से हमें राजनीतिक, आर्थिक एवं धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। उसके पश्चात हम किसमें आते हैं? चित्रकला। चित्रकला से क्या है? धर्म एवं विश्वास की जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी चित्र को देख के हम उसके बारे में, धर्म और समाज के बारे में बता सकते हैं। मूर्तिकला क्या है? मूर्तिकला धर्म और विश्वास के बारे में भी लोगों को बताता है। और अवशेष से हमें जो भी रिमेन्स है खोद कर निकाली गई जानकारी प्राप्त होती है। तो यहीं तक करते हैं आज, ठीक है। बाकी की क्लासेस आपकी जो यूपीएससी की होगी वो कल होगी इसी समय 7:30 बजे से मैम लेगी, और उसके पश्चात मेरी जो है क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ये यूपीएससी की क्लास है। आप लोग जो सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती के बच्चे हैं, एक जो जुड़ रहे हैं, एक बार आप लोग ऑफिस में सर लोगों से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। हो सकता है यही टाइमिंग होगी आपकी, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा ग्रुप होगा या कोई दूसरा लिंक होगा, ठीक है। तो ये यूपीएससी की डेमोन्स्ट्रेशन क्लास चल रही है अभी हमारी 16 जून वाली मॉर्निंग बैच की, ठीक है। चलिए यहीं तक करते हैं, ठीक है। आगे की जानकारी जो है आपको आपके ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी, है ना। धन्यवाद।